दोस्तों बड़ी गौर से देखिए इस कलयुगी बहन को। जिसने भी इस बहन की करतूतें सुनी वो बस भगवान से दुआ कर रहा है कि कृपया भगवान उन्हें ऐसी डायन बहन ना दे। दोस्तों इसका एक भाई होता है, इसे अपने घर से बड़ी देख रेख में अपनी सुरक्षा में इसकी ससुराल छोड़ने के लिए जाता है। जब रात बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो फैसला लेता है कि आज वो अपनी बहन के घर पर ही रुकेगा। जैसे ही सुबह होगी वो अपने घर के लिए रवाना हो जाएगा। ये सोचकर अपनी बहन के घर पर सो जाता है, मगर रात में खटखट की आवाज़ से उसकी आंखें खुलती हैं। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो सोचने लग जाता है कि मेरे जो जीजा हैं वो तो घर पर नहीं रहते हैं, तो हो सकता है जो घर में है चोर घुस आया हो। तो वो उस आवाज़ का पीछा करते करते चलता है और एक रूम तक पहुंच जाता है। जब उस रूम का दरवाज़ा खोलकर देखता है तो उसकी जो आंखें हैं खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि पलंग पर उसकी बहन नग्न अवस्था में किसी गैर मर्द के साथ में रंग रलियां मना रही होती है। ये सब देखकर इस भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये अपनी बहन को बुरा भला कहना चालू कर देता है। तभी इसकी बहन अपने आशिक से कहती है कि इसको मार डालो, क्योंकि इसने सब कुछ देख लिया है। अब ये जाकर सबको बता देगा, जो हमारा राज है उससे पर्दा हटा देगा। तो इससे बेहतर तो ये है कि इसे हम जान से मार दें। तो अपने आशिक के साथ में मिलकर अपने भाई को मार देती है और मारने के बाद में झाड़ियों में फेंकवा देती है। और किसी को भी कानो कान खबर नहीं होती है कि आखिरकार इसका भाई कहाँ पर गायब हो गया। जब घर के लोग पूछते हैं तो ये कह देती है कि भाई तो यहाँ से निकल गया था मुझे छोड़ने के बाद में, अब मुझे नहीं पता है। मगर पुलिस को जब भाई की लाश मिलती है तो पुलिस भी ये नहीं बता पाती है कि इसकी हत्या किसने की है और कौन इसका अपराधी है। मगर दोस्तों उस घर में एक व्यक्ति ऐसा मौजूद था, उस रात की जो भी खौफनाक घटना घटी थी उसने अपनी आंखों से देख लिया था और पुलिस के सामने उसने बताया कि उस भयानक रात का आखिरकार सच क्या है। तो कौन था दोस्तों वो व्यक्ति, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहें दोस्तों ये घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र की। उस क्षेत्र में एक दिलीप दुबे नाम के एक व्यक्ति रहते थे। उनके परिवार में उनकी एक पत्नी रहती थी जिसका नाम पूजा दुबे था। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा जो बच्चा था उसकी उम्र 12 साल थी, जिसका नाम ऋतिक दुबे था। दोस्तों दिलीप दुबे महाराष्ट्र की पुणे की एक IT कंपनी में काम किया करते थे, तो वो घर से अक्सर दूर ही रहा करते थे। तो उनकी जो फैमिली है वो अकेली ही रहा करती है और उनके जो तीनों बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए जाया करते हैं और उनकी जो पत्नी है पूजा दुबे वो घर का काम किया करती है और अपने बच्चों की देखभाल भी किया करती है। दोस्तों जो बच्चे थे उनकी स्कूलों की छुट्टियां हो जाती हैं तो पूजा दुबे अपने पति से कहती है कि इन बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, मेरे घर पर कुछ फंक्शन भी है तो मैं अपने घर पर जाना चाहती हूं और बच्चे भी जिद कर रहे हैं कि मामन जाएंगे, तो क्या मैं इनको लेकर अपने घर पर चली जाऊं। तो जो दिलीप दुबे होते हैं वो कहते हैं ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। तो पूजा दुबे अपने भाई को बुलाती है, अपने भाई के साथ में अपने बच्चों को लेकर अपने घर पर पहुंच जाती है और जो फंक्शन था उसे अच्छी तरीके से अटेंड करती है और वहां पर अच्छी तरीके से रहती है, घूमती है, फिरती है और वहां पर रह रहकर उसे काफ़ी ज़्यादा दिन हो जाते हैं। तो एक दिन वो अपने मम्मी पापा से कहती है कि काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ पर रहते रहते, अब बच्चों की जो पढ़ाई थी वो भी स्टार्ट हो गई है, छुट्टियाँ भी उनकी ख़त्म हो गई हैं, तो मैं घर पर जाना चाहती हूँ। तो पूजा की बातें सुनकर उसके माता पिता कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तुम्हारे घर पर जाने के लिए तो तुम्हारा जो छोटा भाई करण है तुम्हें छोड़ आएगा। जब करण को बताया जाता है कि तुम्हारी दीदी जाना चाहती हैं, क्या करण तुम अपनी दीदी को छोड़ आओगे? तो करण कहता है ठीक है मैं छोड़ आऊँगा, क्योंकि एक भाई जब अपनी बहन को छोड़ने के लिए जाता है तो वो खुद में ये महसूस करता है कि जो मेरी बहन है उसे मैं सुरक्षित उसके घर पर छोड़ कर आऊँ। तो दोस्तों करण अपनी बाइक स्टार्ट करता है, अपनी दीदी को बिठाता है, साथ में अपने भांजों को बिठाता है और अपनी बहन को छोड़ने के लिए जाने लगता है। धीरे धीरे जो शाम है वो ढलने लगती है और रात नुमा हो जाता है। जब वो अपनी बहन के घर पर पहुंचता है तो उसकी बहन कहती है कि रात बहुत ज़्यादा हो गई है करण, अभी तुम यहीं रुक जाओ, रात में तुम मत जाओ। करण कहता है ना दीदी मैं चला जाऊँगा, मगर उसकी दीदी मना करती है नहीं करण तुम नहीं जाओगे, तुम रात में यहीं पर रह जाओ, जैसे ही सुबह होती है तुम चले जाना, मैं क्या तुम्हें रोक थोड़ी रही हूँ। तो करण सोचता है ठीक है आज रात में दीदी के यहीं पर रुक जाता हूँ, जैसे ही सुबह होगी मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो दोस्तों करण उस रात में अपनी दीदी के यहाँ पर रुक जाता है और जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं वो अपनी बाइक को उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। जब पूजा दुबे की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसका जो भाई है वो खटिए पर नहीं है। तो वो बाहर आती है और उसकी बाइक को देखती है तो उसकी बाइक भी मौजूद नहीं होती है। तो वो समझ जाती है कि जो मेरा भाई है वो घर के लिए रवाना हो गया है। तो वो आराम से चाय वगैरह
वगैरह बनाने लग जाती है, बच्चों को नहवाने धुलाने लग जाती है और तैयार कर कर बच्चों को स्कूल भेज देती है और अपने घर का काम करने लग जाती है। जैसे ही 10-12 बजते हैं तो उसे याद आती है कि एक बार मैं घर पर कॉल कर लेती हूँ। घर पर कॉल कर कर पूछती हूँ क्या करण पहुँच गया है, तो वो अपने माता पिता को कॉल करती है। तो उसके पिता बताते हैं कि करण अभी तक घर पर नहीं आया है। तो जो पूजा होती है वो बड़ी चिंतित हो जाती है। वो कहती है करण यहाँ से तो सुबह ही निकल गया था 5 बजे, अभी तक क्यों नहीं पहुँचा है। तो उसके पिता कहते हैं हो सकता है कि वो अपने दोस्तों के साथ में हो, तुम टेंशन मत लो, वो शाम तक घर पर आ जाएगा। ये कहकर कॉल कट हो जाती है। इधर जो पूजा होती है वो अपने काम में लग जाती है और धीरे धीरे दोस्तों 3-4 बज जाते हैं। जैसे ही शाम के 3-4 बजते हैं पूजा को एक बार फिर से याद आता है कि एक बार फिर से मैं कॉल कर लेती हूँ, पिताजी का भी कॉल नहीं आया है। तो वो कॉल फिर से लगाती है और अपने पिता से बात करती है। तो उसके पिता कहते हैं कि अभी तक करण नहीं आया है, ये बड़ी गंभीर विषय है, उसे आ जाना चाहिए था, ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया है। ये बातें कहकर जो पिता है वो कॉल कट कर देते हैं और अपने स्तर पर अपने बेटे को ढूंढने का प्रयास करते हैं। जहाँ जहाँ पर उनका बेटा जाया करता था, जिन लोगों के साथ में घूमा करता था, दोस्तों के घर पर जाता था, हर जगह ढूंढते हैं मगर उनका बेटा उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता है। जब वो थक हार जाते हैं तो पुलिस में जाते हैं और पुलिस में कंप्लेंट जाकर कर देते हैं। एक कंप्लेंट तो दोस्तों फर्रुखाबाद में होती है और एक कंप्लेंट दोस्तों जो पूजा दुबे होती है वो मेरठ के अंदर भी कर देती है कि जो मेरा भाई है सुबह से निकला है, आज शाम हो गई मगर अभी तक वो घर पर नहीं पहुंचा है। तो दो कंप्लेंट हो गई थी। तो पुलिस भी सतर्क हो गई थी, पुलिस छानबीन कर रही होती है, ढूंढ रही होती है। दोस्तों अगले दिन पुलिस को एक व्यक्ति कॉल करता है और कहता है साहब मैं अपनी भेड़ों को चराने के लिए आया था, झाड़ियों में एक लाश डली हुई है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी किसी ने हत्या कर दी है। दोस्तों पुलिस मौके बादात पर जहाँ पर जो घटना घटी हुई थी वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर जाकर देखती है कि एक व्यक्ति है जिसके सिर में गोली मार दी गई है और एक पेट में गोली मार दी गई है। पुलिस पहले ही करण नाम के व्यक्ति की तलाश कर रही होती है। तो पुलिस को शक होता है कि हो सकता है ये व्यक्ति जिसकी लाश पड़ी हुई है हो सकता है ये करण हो। तो पुलिस उसके घर वालों को कॉल कर देती है। थोड़ी देर में जो करण के घर वाले होते हैं वो भी आ जाते हैं और जो पूजा होती है वो भी आ जाती है। सभी लोग जब उस लाश को देखते हैं तो वो देखने से पहचान लेते हैं कि जो लाश है ये करण की ही है। वो फूट फूट कर रोने लगते हैं और पुलिस से गुहार करते हैं जिसने भी हमारे बच्चे को मारा है साहब वो बचना नहीं चाहिए। पुलिस वाले भी उनसे वादा करते हैं कि कोई भी दोषी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस उस लाश को उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर वो पूछताछ करने लगती है घर के लोगों से, क्या कोई आपसी रंजिश थी, क्या करण की किसी के साथ में दुश्मनी थी, कैसे स्वभाव का व्यक्ति था करण। तो घर वाले कहते हैं कि साहब हमारे बेटे की किसी से भी लड़ाई नहीं थी, किसी से भी दुश्मनी नहीं थी और जो हमारा बच्चा था वो गाय स्वभाव का बच्चा था, यानी कि बहुत सीधा साधा बच्चा था। दोस्तों 2-4 दिन तक पुलिस बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारती है मगर पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार जो हत्या है वो किसने की है। तो पुलिस सोचती है कुछ ना कुछ तो जरूर छूट रहा है, तभी तो जो अपराधी है वो हमारी पकड़ से बाहर है। क्यों ना जो केस है उसको फिर से देखा जाए, फिर से जो रह गया हो, कोई छूट गया हो, उससे फिर से जांच की जाए, शुरुआत से फिर से शुरू किया जाए। तो पुलिस ये डिसाइड कर लेती है कि फिर से सब कुछ शुरू किया जाएगा। जहां से जो करण था गायब हुआ था सबसे पहले वहीं चलते हैं, यानी कि करण की जो बहन है पूजा वो उसके घर पर चलते हैं। तो जो पुलिस होती है ज़्यादा देर न करते हुए पूजा के घर पर पहुंच जाती है। जब घर पर पहुंच जाती है तो जो पूजा का घर होता है वो वहाँ की छानबीन करती है। तो जब छानबीन कर रही होती है तो जो पूजा का कमरा होता है तो उसमें कहीं ना कहीं जो खून के छींटे थे वो दीवारों पर लगे हुए थे। तो पुलिस को थोड़ा थोड़ा शक होता है। जब पुलिस उन खून के जो छींटों के बारे में पूजा से बातचीत करती है, उससे पूछताछ करती है, तो पूजा कहती है कि ये मेरे ही लग गई थे, मेरा ही खून है ये। पूजा की बातों पर पुलिस को बिल्कुल भी यकीन नहीं था। पुलिस को शक था हो ना हो इसी घर में कुछ घटना घटी गई है, कुछ ऐसी घटना जो पुलिस की आंखों से दूर है, पुलिस उसको देख नहीं पा रही है, पुलिस इसको महसूस कर रही थी इन बातों को। तभी पुलिस देखती है कि उस घर में और भी व्यक्ति थे, 2-3 बच्चे थे
थे तो उनमें एक बच्चा होता है 12 साल का। जब उस बच्चे से पूछा जाता है बच्चा तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता है कि मेरा नाम ऋतिक है। जब उससे पूछा जाता है क्या तुमने अपने जो मामा हैं उसे इस घर से जाते हुए देखा था, तो वो बच्चा कहता है कि हमारे मामा घर से कहीं नहीं गए हैं। उस रात को जितेंद्र ठाकुर आया था। जितेंद्र ठाकुर के साथ में मेरे जो मामा थे उनकी लड़ाई हुई थी। मामा की जो सिर पर जितेंद्र ठाकुर ने गोली मार दी थी और जो मेरी माँ थी वो जितेंद्र ठाकुर की साइड ले रही थी। यानी कि मेरी माँ ने और जितेंद्र ठाकुर ने दोनों ने मिलकर मेरे मामा को मारा। मारने के बाद में वो यहाँ से बाइक पर बिठाकर उसको कहीं ले गए। बस साहब मुझको यही सब मालूम है। बच्चे की ये बातें सुनकर पुलिस बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उन्हें अपराधी का पता चल चुका था कि कौन अपराधी है। तो सीधा वो पूजा दुबे को गिरफ्तार कर लेती है। पूजा दुबे को गिरफ्तार करने के बाद में थाने में ले जाया जाता है। जब पूछताछ होती है तो पूजा दुबे पहले मना करती है कि साहब मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, मैंने अपने भाई को नहीं मारा है, जो मेरा बच्चा है वो झूठ बोल रहा है। मगर जब पूजा दुबे की खातिरदारी होती है तो पूजा दुबे टूट जाती है और वो कबूल कर लेती है कि मैंने और मेरे प्रेमी जितेंद्र ठाकुर ने दोनों ने मिलकर मेरे भाई को मारा है। दोस्तों पूजा के बयान के आधार पर जितेंद्र ठाकुर को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है और दोनों को आराम से बिठाती है और उनसे पूछती है कि आखिरकार उस रात को हुआ क्या था, क्या संबंध है तुम्हारे बीच में, हमें सब कुछ बताओ और क्यों तुमने करण को मारा। तो वो बताना चालू करती है। वो कहती है जो मेरे पति हैं वो घर से दूर रहते हैं और वो 6 महीने में या साल भर में कुछ ही दिन के लिए घर पर आते हैं, तो मुझे उनकी बड़ी याद आने लगी थी, मैं उनके लिए तड़पने लगी थी। जो मेरी काम वासना थी वो भी इकट्ठे होने लगी थी। कब तक मैं उनका इंतज़ार करती, कब तक उनकी राह देखती, मुझे भी प्यार की ज़रूरत थी। जब मैंने जितेंद्र ठाकुर को देखा तो मुझे एक नज़र में ही जितेंद्र ठाकुर पसंद आ गया। एक नज़र में ही मैं इससे प्यार करने लगी क्योंकि जितेंद्र ठाकुर का जो शरीर था, जो उसकी पर्सनैलिटी थी वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। और मेरे घर के ही पास में रहने वाला जितेंद्र, जब उससे मैंने बातचीत की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। घंटों घंटों तक हम कॉल पर बात करते, एक दूसरे से हालचाल जानते। तो धीरे धीरे जो हमारा प्यार था वो परवाने चढ़ने लगा और धीरे धीरे जो जितेंद्र था मेरे घर पर आने लगा। और कब हमें नहीं पता चला कि कब हम एक दूसरे के रंग में इतने ज़्यादा रंग गए कि हम हर रोज़ शारीरिक संबंध बनाने लगे। 3-4 साल से लगातार हम शारीरिक संबंध बना रहे थे। एक पति पत्नी के रूप में हम दोनों लोग रह रहे थे। मगर अभी जब मेरे बच्चों की छुट्टी हुई स्कूल की तो मैं अपने घर पर चली गई थी। तो वहाँ पर जाकर भी मैं जितेंद्र ठाकुर के लिए तड़पने लगी थी। उससे जब बात करती थी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तड़पती थी। इधर जो जितेंद्र ठाकुर था वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा तड़पा करता था। तो जितेंद्र ठाकुर ने मुझसे कसम दी कि तुम जल्दी से आ जाओ। तो मैं अपने घर से वहाँ से जल्दी से आ गई अपने भाई के साथ में। तो आते आते रात हो गई। मैं अपने भाई को उस रात में घर पर नहीं रोकना चाहती थी मगर रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने अपने भाई को उस रात में घर पर रोक लिया था। मगर जितेंद्र ठाकुर को मैंने कॉल करके साफ बता दिया था कि जो मेरा भाई है वो घर पर रुका हुआ है, तो आज तुम मत आओ, कल तुम जैसे कहोगे वैसे मैं तुमको मिल लूँगी, मगर आज मेरे घर पर मत आओ। मगर जो जितेंद्र ठाकुर होता है वो जिद्दी किस्म का व्यक्ति होता है, वो मेरी बात को नहीं मानता है और वो मेरे घर पर आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारा भाई तो सो रहा है, तुम्हारे बच्चे तो सो रहे हैं, मुझे नहीं पता है, मुझे बस तुमसे प्यार चाहिए। तो मैं भी उससे प्यार करती थी। मेरी भी अंदर जो काम वासना थी वो जाग चुकी थी जितेंद्र ठाकुर के जो टच करने से। तो हम लोग कमरे में जाते हैं और अपने जो प्यार संबंध थे, जो शारीरिक संबंध थे, उनको बनाने लगते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि कब जो मेरा भाई करण था वो खिड़की पर आ जाता है और खिड़की से गेट पर आ जाता है। गेट खोलकर हमको देख लेता है। जब वो मुझको देख लेता है तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ क्योंकि सालों से जिस राज को हमने छुपाया था उस राज को अब ऊपर से पर्दा हटने वाला था। अब मेरा भाई सबको बताने वाला था, मेरे मम्मी पापा को, मेरे जो पति थे उनको बताने वाला था। तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। तो मैं जितेंद्र ठाकुर से कहती हूँ कि इसने हमें देख लिया है, ये सबको बताएगा, उससे पहले इसकी जान ले लो। ये बात सुनकर जितेंद्र मेरे भाई के ऊपर हमला कर देता है। तो इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मारपीट होती है, बहुत ज़्यादा हाथापाई होती है। और जब मेरा भाई जितेंद्र के ऊपर हावी होने लगता है तो जितेंद्र एक कट्टा लाया था, तो कट्टा निकालता है और मेरे भाई के पेट में गोली मार देता है। जैसे ही मेरे भाई के पेट में गोली लगती है वो ज़मीन पर गिर जाता है और वो मुझसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि दीदी मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, जो तुम्हारा राज है वो राज ही रहेगा, मुझे दीदी बचा लो, मुझे हॉस्पिटल ले जा लो, मैं
मरना नहीं चाहता हूँ, मगर हम लोग उसकी कुछ भी बात नहीं सुनते हैं। हम लोग उसे उसी हालत में उठाते हैं और उसकी जो बाइक थी जिस पर वो मुझे छोड़ने के लिए आया था, उसी बाइक पर हम उसको बिठाते हैं और दोनों लोग ले जाकर झाड़ियों में फेंक देते हैं। मगर उसकी सांसें अभी तक चल रही थी तो इसके सिर पर जितेंद्र ठाकुर एक और गोली मार देता है। दोस्तों, इस कलयुगी बहन को और इसके प्रेमी को, दोनों लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया है और इनको सजा हुई है 11 साल की। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य आपके दिल को ठुस पहुंचाना नहीं है, आपकी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, सावधान करना है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कलयुगी बहन के लिए कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।